हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज का हमारा डे 24 है एसएससी सीजीएल क्रैश कोर्स के लिए। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जैसे कि हमारा अभी तक का जो भी सीरीज है वो एकदम प्लेलिस्ट है। आप जब भी आपको टाइम मिले, अगर वो पूरी प्लेलिस्ट आप देख के जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। तो पूरी प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं वो देखेंगे, वो देखना आपके लिए जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स है एसएससी सीजीएल का कोर्स है। हमारी वेबसाइट जिसका नाम क्या है, mobilepathshala.com है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, यानी कि एसएससी सीजीएल की प्री की तैयारी करनी है या मेंस की तैयारी करनी है, तो इस वेबसाइट यानी कि mobilepathshala.com से आप हमारे कोर्सेज एसएससी सीजीएल के लिए एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोर्सेज को एक्सेस हमारी वेबसाइट जिसका नाम क्या है, mobilepathshala.com है, वहां से आप ले सकते हैं। और मोबाइल पाठशाला का एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे तो मोबाइल पाठशाला आप वहां पर सर्च करेंगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिट ये है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उसके थ्रू। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो आपकी स्पीड को रैपिड करता है। तो आप mobilepathshala.com से इस वेबसाइट से आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं एसएससी सीजीएल के लिए, और एप्लीकेशन से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोनों चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और ये दोनों चीजें अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम बहुत जरूरी क्वेश्चंस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के लिए, जैसे अभी तक हमने किया है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस, वोकैबुलरी का है, और आपको बताना है रेक्टिफाई का सिनोनिम क्या होता है। रेक्टिफाई का सिनोनिम जानने के लिए पहले रेक्टिफाई की हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, या इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए कि इसकी इंग्लिश या हिंदी मीनिंग होती क्या है। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को प्योरीफाई करना, यानी कि शुद्ध करना, प्योरीफाई करना, ठीक है। सॉर्ट आउट करना, किसी चीज को सॉर्ट आउट करना, ठीक है। किसी चीज को शुद्ध करना, किसी चीज को प्योरीफाई करना, सॉर्ट आउट करना, ठीक है। करेक्ट करना मतलब क्या होता है, रेक्टिफाई करना। अब इसकी सिनोनिम क्या होगी, देखो, सेटिस्फाई का मतलब होता है किसी को संतुष्ट करना, कंटेंट करना किसी को। करेक्ट यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। रेड्यूस का मतलब होता है डिमिनिश करना, किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। और पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना, यानी किसी को काम करना, असुएज करना किसी को, है ना। और किसी को आप अपीस कर रहे हो, तो ये पैसिफाई के सिनोनिम्स हो जाएंगे। फिलहाल अगर मैं रेक्टिफाई की सिनोनिम की बात करूं तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। वैंक्विश का मतलब होता है जीत हासिल करना। वैंक्विश का मतलब होता है किसी से जीत जाना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा गाइस क्या, वैनिश का मतलब होता है गायब होना। जैसे आप वैनिश का डिटर्जेंट पाउडर यूज तो करते होंगे घरों में, तो वैनिश का मतलब होता है फटाक से कोई चीज क्या हो गई, गायब हो गई। तो वैनिश का मतलब गायब हो जाना, डिसअपेयर हो जाना। वार्निश का मतलब क्या होता है, वार्निश का मतलब होता है कठोर, ठीक है, स्ट्रिक्ट होना। सरेंडर का मतलब क्या होता है, सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। अगर कोई इंसान क्या है, अगर कोई इंसान वैंक्विश है, यानी कोई इंसान जीत हासिल कर लिया है, इसका ओपोजिट एंटेनिम हो जाता है आपका क्या, सरेंडर कर देना, यानी आत्मसमर्पण कर देना। जिसके लिए दो फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताना चाहूंगी, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है हमारा क्या, गिव इन है, गिव इन, और दूसरा क्या है, गिव अप है, गिव अप। देखो, गिव इन हमारा जो होता है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका भी मतलब होता है त्याग करना, आत्मसमर्पण करना। तो ये हमारा यूज किया जाता है जब हम किसी अच्छी हैबिट को छोड़ने की बात करते हैं, तो वहां पर हम गिव इन का यूज करते हैं। मतलब आप बोल सकते हो गुड मैनर्स के लिए, गुड मैनर को जब छोड़ने की बात करते हैं हम, ठीक है, गुड मैनर्स को छोड़ने की बात होती है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, गिव इन यूज करते हैं। और गिव अप हम यूज करते हैं जब हम बैड मैनर को छोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बैड मैनर लिख देती हूँ, जैसे यू शुड गिव अप योर स्मोकिंग हैबिट। आपको अपनी स्मोकिंग हैबिट को क्या कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर सरेंडर के लिए दोनों हमारे फ्रेजल वर्ब्स हो गए। फिलहाल इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा हमारा सरेंडर। ट्रैम्पल का मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी को दबाना, किसी को दबाना मतलब किसी को इरिटेट करना भी इसका हो जाएगा सिनोनिम।
किसी को टॉर्चर करना भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। इरिटेट करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी को क्या करना, किसी को क्या होता है जो बंदूक में आप लेकर के क्या करते हो आप, दबाते हो, किसी को दबाना। एक मुझे वहीं से मैं आपको रिलेट करके बता सकती थी, फिलहाल मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगी। तो ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है, दबाना। फिलहाल ये इसका एंटोनिम हो जाएगा सरेंडर करना। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 4 words are given out which one word is spelled correctly। यानी कि मैं बात करूं, अगर हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें से करेक्ट स्पेल है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो फिलहाल एक ही इसमें करेक्ट होगा, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क एंड ग्रोटेक्स। मतलब इसका मतलब होता है कोई चीज क्या है, कोई चीज बहुत स्ट्रेंज होती है, विचित्र होती है, तो उसी को हम ग्रोटेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है गाइस, देखेंगे GROTESQUE, ग्रोटास्क। ग्रोटास्क इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है, जिसका मतलब होता है विचित्र यानी स्ट्रेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसी स्पेलिंग आपको कहाँ दिख रही है, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा आपको फोर्थ में दिख रही है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो आप ये चीज ध्यान में रखिए, स्पेलिंग एरर आपसे पूछा जाएगा, एक आना संभव है, एक आना पॉसिबल है। आपको क्या करना है, जब आप अपनी वोकैबुलरीज पढ़ रहे हैं तो यहाँ ई आई वाला जो वोकैबुलरी होता है, जहां पर ई आई बार बार रिपीटेड होता है, उन वर्ड्स को एक बार ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि वो भी आप वही ऐसा हो जाता है कि वो आ जाता है, जहां पर ई आई का कंफ्यूजन होता है, ए ई का कंफ्यूजन होता है, वो वर्ड्स बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो इस बात पर आप ज्यादा केयर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। एरर का क्वेश्चन आ गया है, कॉमन एरर का 2-3 क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इस बात पर बिल्कुल फोकस करेंगे कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा सब्जेक्ट, जो कि नाउन और प्रोनाउन से बनता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्ब देखना होता है, जो कि हमारा टेंस पर पूरा पूरा बेस्ड होता है। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, एरर के क्वेश्चंस में इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। इसी पर ज्यादा से ज्यादा आपका एरर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एक टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरी चीज आपको फ्रेजल वर्ब भी ध्यान में रखना है। फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपको पढ़ करके जाना है, जो कि मैंने फ्रेजल वर्ब का वीडियो किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे, जितने फ्रेजल वर्ब्स मैंने बताए हैं वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तीसरी चीज आपके लिए क्या देखना है, आपको एडजेक्टिव जब भी आप यूज कर रहे हैं, जब भी आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव आपके नाउन से रिलेटेबल होना चाहिए। ठीक है, नाउन से रिलेटेबल होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखेंगे। आर्टिकल भी आपका एक अच्छा चैप्टर है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि बहुत टफ हो जाते हैं। प्रेपोजिशंस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेपोजिशन, आर्टिकल और क्या आपका फ्रेजल वर्ब, इन सबको ध्यान में रखेंगे। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सब्जेक्ट, वर्ब, टेंस, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर गाइस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है आपको, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, आपको एरर ही बताना है, तो फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या एरर है। देखिए, हियर इज समथिंग प्रिटी, यहाँ देखो कुछ ऐसा अच्छा है, हियर इज समथिंग प्रिटी। प्रिटी मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल, यहाँ कुछ ऐसा खूबसूरत सा है। दैट यू कैन, आप कर सकते हो, वेयर कर सकते हो। देखो ये कैन आपका क्या है ना, कैन आपका मॉडल वर्ब है, जिससे आप वेयर कर सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ऑन द पार्टी, पार्टी पर। यहाँ ऑन प्रेपोजिशन का एरर आ गया है गाइस, ऑन पार्टी नहीं होगा, क्या होगा, फॉर पार्टी होगा। ऑन पार्टी, ऑन हम सरफेस के लिए यूज करते हैं, जाहिर सी बात है सरफेस की बात नहीं हुई है, कारण बताया जा रहा है कि आप पार्टी के लिए पहन सकते हो, तो फॉर का यहाँ प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी कि मैं बात करूं तो हमारा सी पार्ट में क्या था गाइस, एरर था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ही वॉज फॉर ऑल दैट यू कैन एंड बाइंग अ बाइसिकल। ही वॉज फॉर ऑल दैट यू कैन, दैट he was for all that you can एक सेकेंड, he was for all that he can, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी है, मैं नेक्स्ट पे आती हूँ, नेक्स्ट वाला करेंगे हम। लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड डू लाइक आई डू। ठीक है, लुक एट व्हाट, देखो यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो मैं क्या कर रही हूँ, एम के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड डू, और आप भी करिए,
करिए जैसा मैं कह रही हूँ, जैसा मैं करती हूँ, जैसा मैं करती हूँ वैसे आप भी करिए। देखो गाइस, ये जो लाइक होता है, लाइक हमारा प्रेपोजिशन है और इसके दो सेंस निकल के आते हैं। एक तो आई लाइक यू वाला होता है, जैसे कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ या मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। ये वाला लाइक तो आप इस्तेमाल करते हो बार बार, है ना, ये तो बहुत बार इस्तेमाल होता है। लाइक शब्द आप रोजाना शायद किसी ना किसी को तो बोल ही देते होंगे, क्यों, है ना। आप खाने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, गाने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे, इंसान के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। तो लाइक शब्द तो बार बार इस्तेमाल करते हैं। आज इसके यूज को भी हम देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं, इसके यूज को कैसे यूज करते हैं। देखो, ये लाइक शब्द जो है ना, ये लाइक वर्ड हमारा प्रेपोजिशन है और ये इसके दो सेंस निकल करके आते हैं। एक तो लाइक करना, पसंद करना, और एक लाइक के जैसे के सेंस में आता है। यानी कि जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज को, सिमिलैरिटीज को बताते हैं, तो वहां पर हम लाइक वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा लाइक है ना, ये हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है। ठीक है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आता है। और इसी का छोटा भाई या बड़ा भाई कह दे, ये हमेशा एज का भी मतलब होता है के जैसा, के जैसा। तो ये हमारा किसके साथ आता है, सब्जेक्ट के साथ आता है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे गाइस, आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। जैसा मैं कर रही हूँ वैसा मुझे आप क्या करो, डू लाइक आई डू। जैसा मैं कर रही हूँ, करती हूँ, वैसे आप भी करो। सो यानी कि आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है गाइस, तो लाइक का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, एज का यूज करेंगे। डू एंड डू एज आई डू, जैसा मैं करती हूँ वैसे आप भी करिए। तो एज का यूज करेंगे बिकॉज आई वहां पर हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो सी पार्ट में हमारा क्या था, एरर था। गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप इस तरीके से कोर्सेज को, जैसे mobilepathshala.com जो हमारी वेबसाइट है, उससे आप कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और जहां पर सारे कोर्सेज हैं, आप देखेंगे, एक बार वेबसाइट पे विजिट करेंगे। और उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फिलर का क्वेश्चन है गाइस। फिलर के क्वेश्चन में आपको बताना है, देखो फिलर का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच आपका पार्टिकुलर वर्ड का क्या है। एक बार आप पार्ट ऑफ स्पीच जब जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पर फिल क्या करना है। क्योंकि कभी ना कभी हमको इन सारी बातों का ध्यान देना होता है फिलर के क्वेश्चन में, कि प्रेपोजिशन क्या यूज किया गया है, एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है, नाउन है या नहीं है सेंटेंस में, अगर नाउन है तो एडजेक्टिव ऐड करना है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या यूज करना है। ठीक है, बहुत सारी बातों का हमें खास ख्याल रखना होता है। तो आज फिलर के क्वेश्चन में सबसे पहला देखिए, क्या इसमें क्या हम फिल कर पाएंगे। सी मी टुमारो विदाउट व्हाट, विदाउट डैश। सी मी टुमारो विदाउट दैट क्या होगा यहाँ पर, बताइए। फेल्स, फेलियर, फेल, फेलिंग, बताइए। देखो यहाँ पर मैं बता दूं तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, सी ऑप्शन है। सी मी टुमारो, आप मुझे कल मिलिए विदाउट फेल, मतलब आप ऐसा ना हो कि आप मुझसे ना मिले, कल आप मुझसे मिलिए। ठीक है, तो फेल यहाँ पर आपका हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। फेल आपका क्या है, नाउन है। अब यहाँ देखेंगे आप, ये जो वेरिएशन फेल के दिए गए हैं, फेल्स और फेलिंग, ये यहाँ पर कोई इनका क्या है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ये सब वेस्ट है। यहाँ पर फेल्स क्यों हम यूज करेंगे, फेल्स क्यों यूज करेंगे, बताएंगे। यहाँ पर फेल्स क्या आपका वर्ब का काम कर रहा है, फेल्स करेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सी मी टुमारो विदाउट फेल। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे प्रेपोजिशन विदाउट है, तो ये अपने साथ में क्या लेगा, एक नाउन ही तो लेगा ना। तो यानी फेल आपका क्या है, नाउन है, तो हम यहाँ पर फेल यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, रेडियम डैश रेज दैट ब्लाइंड द आईज। आपको देखो मैंने बताया कि फ्रेजल वर्ब आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी जब एरर के क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन बन जाते हैं तो वहां पर हम डाउट हमें हो जाता है और हम गलत कर देते हैं, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जनरली ऐसे चैप्टर को हम नहीं पढ़ पाते हैं अपने ग्रामर में। वोकैबुलरी पे फोकस हो जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे फोकस हो जाता है, एरर के क्वेश्चंस पे फोकस हो जाता है। लेकिन जब वोकैबुलरी का फ्रेजल वर्ब का टाइम आ जाता है तो हम अवॉइड कर देते हैं उस चैप्टर को। लेकिन आपके लिए जो वीडियो है हमारी प्लेलिस्ट में फ्रेजल वर्ब की, अगर आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो वो इनफ है आपके लिए, वो आपके लिए काफी है। वो एक वीडियो में उतने फ्रेजल वर्ब्स मैंने डिस्कस किए हैं। एक बार अगर आपने देखा है तो फिर दोबारा आपको फ्रेजल वर्ब का चैप्टर नहीं देखना है, वो आपके लिए क्या होगा, काफी होगा। अब देखो यहाँ जो है, रेडियम डैश रेज दैट ब्लाइंड द आईज। रेडियम जो है आपका, रेडियम, वो रेडियम की जो किरणें हैं वो करती है क्या, आंखों को ब्लाइंड करती हैं, आंखों को अंधा करती हैं। डैश दिया हुआ है, इट मींस कि यहाँ पर किसी चीज को नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा जो लेने से होगा। मतलब रेडियम आंखों की रोशनी ले लेती है, लेने से होगा, छीनने से होगा, गायब करने से होगा, क्या हो सकता है, गिव्स अवे।
गिव्स अवे का मतलब होता है गाइस किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है। गिव्स ओवर का मतलब क्या होता है? गिव्स ओवर का मतलब होता है किसी चीज को एंट्रस्ट कर देना, किसी चीज को सौंप देना किसी को, गिव्स ओवर। देखो गाइस जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं इनकी अपना एक अलग मीनिंग होता है। फ्रेजल वर्ब्स का अपना खुद का मीनिंग होता है, ये हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही यूज कर सकते हैं। यानी हम बोले तो पूरे सेंटेंस का जो सेंटेंस की पूरी मीनिंग फ्रेजल वर्ब्स हो जाती है, ठीक है। पूरे सेंटेंस की मीनिंग फ्रेजल वर्ब हो जाती है। कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग को बोले तो उन्हीं को हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। गिव्स अवे का मतलब होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव ओवर का मतलब होता है एंट्रस्ट करना, किसी को कोई चीज सौंप देना। गिव अप का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या करना? छोड़ना, सरेंडर कर देना। और गिव्स ऑफ का मतलब होता है क्या करना? एमिट कर देना, किसी चीज को गायब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? गिव्स ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिव्स ऑफ हो जाएगा। सो रेडियम गिव्स ऑफ रेज दैट ब्लाइंड द आईज। क्लियर इतनी बात? चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। यानी रेडियम से जो आईज को क्या करती हैं, जो रेडियम से जो किरणें निकलती हैं, जो गिव्स ऑफ होती हैं, जो किरणें रेडियम से निकलती हैं, है ना। गिव्स ऑफ को मैं हिंदी में लिख देती हूँ, निकलती हैं। जो किरणें निकलती हैं रेडियम से वो हमारी आंखों को क्या कर देती हैं? अंधा कर देती हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यू विल हैव टू वर्क डैश यू आर इन द ऑफिस। आप जब तक ऑफिस में हैं आपको तब तक काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आप जब तक ऑफिस में हैं तब तक आपको काम करना पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा हमारा सेंटेंस कह रहा है? जी बिल्कुल ऐसा हमारा सेंटेंस कह रहा है। तो अगर आप बताएं तो यहाँ हम टाइम का ही वैल्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वैल्यू हम किसकी कर रहे हैं? हम टाइम की वैल्यू कर रहे हैं कि जब तक आप हैं आपको तब तक काम करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ टाइम का कंडीशन दिया गया है और टाइम के कंडीशन के लिए हम एज लॉन्ग एज का यूज करते हैं। यानी पहला वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। एज गुड एज ये हमारा एडजेक्टिव है गाइस। ये हम एडजेक्टिव में जब कंपैरिजन करना होता है तो वहां पर हम ये यूज करते हैं। और आपका ये जो एज गुड एज है ये पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। कंपेयर तो होता है लेकिन पॉजिटिव डिग्री इसको बोलते हैं हम, ठीक है। आपको बता दूं एज क्या होता है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन जो सो एज होता है हमारा, सो एज होता है ये केवल किस में आता है? नेगेटिव में आता है। और यहाँ जो भी हम एडजेक्टिव फिल करते हैं वो हमारा फर्स्ट डिग्री का एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो आपने एडजेक्टिव का अगर चैप्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा। एज फॉर एज गाइज हम कंडीशंस के लिए लगाते हैं। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो का मतलब होता है जहां तक, और जहां तक एक कंडीशन बताता है एज फॉर एज आई नो दैट शी विल कम टू मीट मी। वो आएगी मुझसे मिलने के लिए। एज फॉर एज आई नो, तो एज फॉर एज आई का मतलब होता है कंडीशन। यानी जब हम शर्त की बात करते हैं तो वहां एज फॉर एज लग जाता है। एज मच एज गाइज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। एज मच एज आपका अनकाउंटेबल, जब एडजेक्टिव में कोई आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है जिसको क्वालिफाई, जिसकी डिग्री बतानी होती है, तो वहां पर आप एज मच एज का यूज करते हो। फिलहाल टाइम का यूज किया गया है तो हम यहाँ पर एज लॉन्ग एज करेंगे। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज। हमारा ईडीएम का क्वेश्चन आ गया है। ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में ईडीएम का 2 क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और ईडीएम बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है जो है रीड बिटवीन द लाइंस। यानी कि अगर आपने ये चीज समझ लिया तो आपके लिए ईडीएम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। आ जाते हैं टू ऐड फ्यूल टू द फायर। आपको बहुत अच्छे से पता है ऐड करना, आग में क्या करना? फ्यूल, आग में क्या करना? फ्यूल ऐड करना, आग में झोंका डालना, आग में जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, आग में घी डालने का काम। तो यही आपका इडियम है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर। अब फ्यूल मतलब वही है कि ऐसा कोई चीज जो आग को बढ़ा दे, है ना। तो अब यहाँ पर आग में घी डालने का काम कब होता है? कि कोई सिचुएशन पहले से ही खराब है, पहले से ही वर्स्ट है, अब उसमें कोई और आकर के क्या कर रहा है? आग लगा रहा है, उसमें कोई और फ्यूल डाल रहा है, तो और भी ज्यादा वो क्या हो जाती है? और ज्यादा वो खराब हो जाती है, और वर्स्ट से और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ पर आग में घी डालने का काम करना, इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेक द फायर, नो, वेस्ट फ्यूल फॉर नो रीजन, मेक थिंग्स वर्स, यानी चीजों को और ज्यादा क्या कर देना?
बेकार कर देना, बर्बाद कर देना। ठीक है, पहले से कोई चीज बहुत बेकार है, आपने उसमें और क्या कर दिया, आग लगा दिया। तो ये हम लोगों के घरों में होता है जब हमारी लाइफ के, हमारे करियर के बारे में बात होती है, या फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से शादी करना है, आप जाकर के अपने मॉम डैड से बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। आपके मॉम डैड एग्री हो जाते हैं, बट पड़ोसी को ये बात नहीं समझ में आती है, तो वो आते हैं आग में घी डालने का काम करने के लिए। सो दे आर व्हाट डूइंग, दे आर डूइंग ऐड टू द फायर। तो ये हमारे पड़ोसियों का काम होता है, फ्यूल टू द फायर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, टू टेक टू हार्ट। इसका मतलब होता है, टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है कि आप क्या है, आप हर बात को बहुत दिल से ले लेते हो। टू टेक टू हार्ट, अपनी बात, हर बात को दिल से ले लेते हो। तो कितना रिलेटेबल है ना। अभी तो हमने पढ़ा टू ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालने का काम। कोई आके क्या कर रहा है, आपकी शादी को कटवा के चला जा रहा है, आपके डिसीजंस को कोई अवॉइड कर दे रहा है, उसके बाद से आप उस चीज को अपने दिल पर ले रहे हैं, यानी यू आर टेकिंग दैट वन थिंग टू योर हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू टेक समथिंग हार्डली। बी आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, टू ब्रिंग टू लाइट। यानी कि अगर मान लिया मैं अंधेरे में कोई चीज रख रही हूँ, अंधेरे में कोई चीज है, ये कोई चीज है, मान लिया कोई किताब है, कोई बुक रखा है मैंने अंधेरे में, और आप उस पे लाइट डालने का काम कर रहे हैं, आप उसको लाइट डालेंगे तो ये बुक मैं देख पाऊंगी ना। यानी छिपी हुई चीज को रिवील करने का जब काम करते हैं हम, तो वहां बोलते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, यानी कि रोशनी डालना, किसी चीज पर रोशनी डालना। तो यहाँ आंसर बन जाएगा टू रिवील करना, किसी चीज को उजागर करना, कोई छिपी हुई बात को बता देना। ठीक है, सो टू रिवील यहाँ पर आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ चुका है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या एरर का क्वेश्चन हो, ये दोनों आपकी ग्रामर पर बेस्ड होते हैं। तो अभी बचे हुए दिनों में आप ग्रामर के सारे रूल्स को पढ़ेंगे, और इन्हीं बातों का ध्यान रखा गया है कि आने वाला जो हमारा सीजीएल का मेंस का पेपर होगा, जो प्री का पेपर आने वाला होगा, वो उसमें हम क्या पैटर्न होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए, जो आपके लिए इजी हो, जिसको आप पढ़ सके अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आपको वहां बताया गया है। जिस कोर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो हमारी वेबसाइट पे है, जिसका नाम क्या है, mobilepathsala.com। तो अगर आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, तो आपको कोर्स वहां पर मिल जाएगा। आप कोर्सेज को एक बार एक्सेस करके एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पढ़ाई को लेकर के आपकी इंटरेस्ट और ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। तो आप जाएंगे वेबसाइट पे, सर्च करेंगे वेबसाइट, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत ही मजेदार ढंग से होगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, लाइंग इन माई रूम्स द म्यूजिक कुड बी हर्ड। अब देखो ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, अंडरलाइन हुआ नहीं है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको बताना है आंसर क्या होगा। लाइंग इन माई रूम, मेरे रूम में मैं जब लेटी हुई थी, लाइंग मतलब लेटी हुई थी, द म्यूजिक कुड बी हर्ड, म्यूजिक सुनाई दे सकता था, म्यूजिक कुड बी हर्ड सुनाई दे सकता था। अब देखो यहाँ पर मैं क्या एक सब्जेक्ट यहाँ यूज की हूँ, कोई सब्जेक्ट मेरा है यहाँ पर, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट मिसिंग है। इट मीन्स कि वी हैव टू यूज आवर सब्जेक्ट, एंड व्हाट इज हियर, सब्जेक्ट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इंप्रूवमेंट तो हमें करना है, और पहला आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आई कुड हियर द म्यूजिक, यानी कि जब मैं रूम में लेटी हुई थी तो म्यूजिक मैं सुन सकती थी। जब मैं रूम में लेटी हुई थी तो मैं म्यूजिक को सुन सकती थी। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, यहाँ देखेंगे आप, सब्जेक्ट मिसिंग है। इट मीन्स कि सब्जेक्ट वी हैव टू ऐड हियर आवर सब्जेक्ट, एंड दैट इज आई। क्योंकि माई लिखा हुआ है तो आई होगा ही यहाँ पर, है ना। आवर होता तो वी हो जाता। सो आई कुड हियर द म्यूजिक आपका बन जाता है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कम क्विकली इफ यू विल कैच दैट ट्रेन। आ जाओ जल्दी से, अगर आप ट्रेन को कैच करना चाहते हैं तो, अगर आप ट्रेन को कैच करना चाहते हैं तो आप जल्दी से आ जाइए, आप जल्दी से आ जाइए। अब यहाँ देखो, अगर आप करना चाहते हैं तो आ जाइए ना, यानी ये जो इफ है ये बताता है हमारा कंडीशन। और जितने भी कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया मतलब जितने भी कंडीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम 3 वर्ब्स का कभी भी यूज नहीं करते। विल का नहीं करते हैं, शैल का नहीं करते हैं, और वुड का यूज हम वहां नहीं करते हैं गाइस। तो यानी विल को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन कम क्विकली, करेक्ट है। और अगर आप ऐसे बोले, अगर आप ट्रेन को कैच करना चाहते हैं तो, क्या यहाँ फ्यूचर का सेंस आया? बिल्कुल नहीं आया। अगर आप कैच करना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, तो क्या हो जाएगा आपका, यू वांट टू हो जाएगा। क्लियर आ जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स ही टर्न्ड राउंड। जैसे उसने सुना, एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स की जैसे उसने आवाज सुनी, ही टर्न्ड राउंड, वो पीछे मुड़ा। फास्ट रियली, फास्ट रियली, देखो फास्ट जो वर्ड होता है, फिलहाल यहाँ का जो फास्ट है गाइस, ये हमारा एडजेक्टिव है।
यहाँ का जो पास्ट है ये एडजेक्टिव है, ये रियली हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। और आपको बेहतर पता है कि क्या होगा, रियली फास्ट होगा, क्या होगा, रियली फास्ट, रियल फास्टली, रियल फास्ट, फास्टली तो होता नहीं है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है। रियल फास्ट बिल्कुल नहीं, ठीक है, रियली फास्ट हो जाएगा, रियली फास्ट, ठीक है, रियली फास्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये मिसिंग था। ये पहला आंसर आपका यहाँ बनेगा। देखो जो फास्ट वर्ड होता है ये आपका वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, नाउन भी होता है, ठीक है, तो ये इतने पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले करता है, ठीक है। सो यहाँ का लेकिन एडजेक्टिव आपका क्या है, आपका जो है यहाँ का फास्ट एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई अगर ये आपका एडवर्ब कर रहा है तो इसके पहले ये यूज होगा, यानी क्या हो जाएगा, रियली फास्ट हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट आ जाते हैं। Only a few people came to that exhibition as it was raining hard all day. मतलब यहाँ जो बारिश, only a few people मतलब कुछ ही लोग आ पाए थे आर्ट एग्जीबिशन में, क्योंकि जो बारिश की वजह से, क्योंकि इट वॉज रेनिंग हार्ड ऑल डे, पूरे दिन क्या हो रही थी, पूरे दिन बारिश हो रही थी। आपको पता होना चाहिए जो हार्ड है हमारा, ये हार्ड हमारा क्या होता है, ये हार्ड हमारा एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ठीक है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। और इसी का छोटा भाई जो हार्डली होता है, जिसका मतलब होता है मुश्किल से, जो नेगेटिव होता है, ये हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, तो यहाँ हार्ड क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। एंड ही इज अ हार्ड वर्कर, तो फिर वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो वर्कर को वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। तो आप समझेंगे यहाँ पर कि आप हार्ड ऑल डे, डे यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर हार्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ हमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो इंप्रूवमेंट नीडेड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। His immediate ambition was to find a place to live in. उसका मतलब अभी का जो शीघ्र का एम्बिशन है, वो चाहता क्या है, अभी शीघ्र का जो लक्ष्य है, वो जो चाहता है, वो चाहता है कि वो उसको एक जगह मिल जाए जिसमें वो रह सके, ठीक है। तो कोई स्ट्रेटेजी तो होगा नहीं, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है एक वो तरीका, एक ऐसा 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 जो है एक प्लान जिसके थ्रू हम काम करते हैं। डिजाइन का मतलब होता है डिजाइन करना, ठीक है। एम यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, एम और एम्बिशन को गाइस समझेंगे एक बार। एम और एम्बिशन क्या होता है, देखो ये एम्बिशन क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म के लिए हम कोई चीज अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अ प्लान दैट यू वांट टू अचीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसके लिए हम एम्बिशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज का आपको तुरंत का रिजल्ट चाहिए, व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू वांट टू इंस्टेंट द रिजल्ट ऑफ दैट थिंग, यू विल यूज देयर एम। तो यहाँ पर हम एम्बिशन नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। सो योर आंसर शुड बी सी, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब आता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ लार्ज बॉडी ऑफ पीपल प्लेइंग वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर बहुत सारे लोगों के समूह मिलकर के कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरियस का मतलब होता है कई प्रकार के, जब इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। जैसे कि आपको पता है कि आपके घरों में ऑर्केस्ट्रास आते हैं जिसमें लोग बैठ के साउंड्स बजाते हैं, तो उसको हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। मेलोडी क्या होता है, मेलोडी को हम धुन बोलते हैं हिंदी में, तो किसी भी गाने का जो एक धुन होता है उसी को हम हिंदी में मेलोडी बोलते हैं, ठीक है। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, अगर लोगों के बीच में क्या है, हार्मनी है, तो इसका मतलब वहां पर समझौता, हिंदी में हार्मनी को समझौता बोलते हैं, लोगों के बीच की एग्रीमेंट को हम हार्मनी बोलेंगे, ठीक है। if there is an agreement among the people, you can say there is harmony, ठीक है, वहां पर हार्मनी है। सो हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, या फिर बोल सकते हो क्या, समझौता। एलोकेशन का मतलब होता है गाइस बहुत अच्छी तरीके से किसी बात को बोलना, ठीक है। अ गुड, इफ यू आर गुड एट स्पीकिंग, if you are good at speaking, you are very eloquent, you are very eloquent. So elocation is noun, eloquent is adjective. So eloquent का मतलब होता है good at speaking, ठीक है, good at speaking. नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सोलेम रिलीजियस एक्ट, यानी धार्मिक संस्कारों को हम क्या बोलते हैं, धार्मिक संस्कारों को हम बोलते हैं राइट्स। राइट्स का मतलब होता है संस्कार, तो घरों में जो पूजा पाठ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट्स बोलते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब होता है समारोह करना, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है दिखावा करना, और फंक्शन तो आप समझते हो, तो सेलिब्रेशन फंक्शन आपका एक ही चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको चेंज ना किया जा सके, तो उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल, यानी कि जिसको चेंज ना किया जा सके,
ठीक है, जिसको चेंज ना किया जा सके। इरिपेरेबल का मतलब होता है जिसको बनाया ना जा सके दोबारा। इनकम्पेरेबल का मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। और इनडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है जिसपे विवाद ना किया जा सके, ठीक है, जो विवाद परक ना हो। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसेज का क्वेश्चन आ गया है गाइस। पहले हम पैसेज को एक बार देख लेते हैं कि पैसेज में क्या थीम है, उसके बाद से हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। एक बार पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज कहता है द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी कि अब एजुकेशन पर पूरा पैसेज रिलेटेड है। अब बताएगा इसी चीज के बारे में। और ज्यादातर जो एजुकेशन के बारे में अगर कभी भी कोई पैसेज आता है तो वो हमेशा किस थीम पर बात करता है, वो हमेशा पॉइंट पे कि मतलब ये जॉब को लेकर के जो हम बहुत ज्यादा त्रस्त होते हैं कि हमको नहीं मिला, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, ऐसा वैसा, इन सारी चीजों के परे वो, यानी कि इन सारी चीजों के बियॉन्ड वो बात करता है। अब यहाँ पर क्या बात की गई है उसको हम देखेंगे। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। मतलब अब लोगों को ये समझना होगा कि हमारा एजुकेशन का प्रोसेस क्या है, यानी एजुकेशन हमें क्यों दी जाती है। द एंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली टू पास सम एग्जामिनेशन, यानी कि एजुकेशन का जो एक थीम है, एजुकेशन का जो लक्ष्य है वो ये नहीं है कि हम किसी एग्जाम को केवल पास करें एंड गेट ए जॉब, और हम जॉब ले एंड अर्न वंस लिवलीहुड, और अपनी जीविका चलाएं। इफ एजुकेशन इज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड लाइफ, अगर एजुकेशन लोगों को जिंदगी के बारे में समझा पाएगा, then surely life is not merely a job or an occupation. Life is something extraordinary, वाइड एंड प्रोफाउंड। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन का मानना है कि जिंदगी में केवल जॉब पाना, लिवलीहुड करना, ये सारी चीजें ही एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इन सारी चीजों के परे है, यानी बियॉन्ड है। और वो क्या है, श्योरली लाइफ इज नॉट मेरली अ जॉब, लाइफ इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वाइड एंड प्रोफाउंड। काफी ज्यादा और चीजें हैं, काफी गहरी इसकी थीम है, और जो कि क्या है, इट इज ए ग्रेट मिस्ट्री, बहुत ही गहरा रहस्य है। अ वास्ट रेलम इन विच, एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है इस एजुकेशन का, जिसको हम केवल समेट के अपने एक जॉब में रख देते हैं कि अगर हमको जॉब नहीं मिली, इस दुनिया में आजकल यही हो रहा है कि जिसके पास में जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है इस समय, उसको लोग मानते हैं कि वो क्या है, अनपढ़ है, गवार है। बट हमारी एजुकेशन कि ये जो अभी एजुकेशन का जो ये पर्सपेक्टिव है, इसको हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। लोगों को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर दिमाग के लोगों को अब क्या होना, अब क्या करना है, अब एक ही काम करना है जो सब कर रहे हैं, एक ही काम, वही काम करना है जो आप कर रहे हैं, वही काम करना है जो हर एक इंसान मतलब साथ में लेकर के अपनी चीजों को चल रहा है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो यहीं पर वो पैसेज इसी के बारे में कह रहा है। इन विच वी फंक्शन एज ह्यूमन बींग्स इफ वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स ओनली टू अर्न अ लिवलीहुड, अगर हम अपने आप को केवल जीविका कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, मिस द होल पॉइंट ऑफ लाइफ, तो हम पूरी जिंदगी की जो पॉइंट है उसको भूल जाएंगे। एजुकेशन का जो पॉइंट है, जो थीम है, उसको भूल जाएंगे। टू अंडरस्टैंड लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन टू गेट अ डिग्री और पास एन एग्जामिनेशन फॉर अ जॉब। यानी कि जिंदगी को समझना होगा कि हमारी जिंदगी का थीम ये नहीं है कि हम डिग्री ले लें और उसमें पास हो जाएं, एग्जामिनेशन को पास कर लें, उसके बाद हम जॉब ले लें। लाइफ विद ऑल इट्स सब्टिलिटीज, यानी कि जिंदगी की और भी बहुत सारी चीजें, बारीकियां, उनको समझना होगा। अ वास्ट एक्सपेंस, काफी बहुत ही लंबा चौड़ा जिंदगी का अपना अलग थीम है जॉब को लेकर के। जॉब है ना, यानी कि जैसे हम जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो जॉब को छोड़ करके बहुत जिंदगी के अपने अलग थीम है जिनको समझना होगा। इट हैज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्यूटी, इट्स सॉरोज एंड जॉय, मतलब इसका अपना एक अलग थीम है। इट ऑल्सो हैज इट्स हिडन थिंग्स ऑफ द माइंड सच एज एनवीज, यानी कि ईर्ष्या, द फॉलोवर्स, द फ्लोरिशिंग ट्रीज, द हेवंस, द स्टार्स, द रिवर्स, द फिशेस देयरिन, ऑल दिस इज लाइफ। सब सारी चीजें लाइफ में है, तो इन सारी चीजों को हम मिस कर देते हैं। When we are young, we must seek and find out what life is all about. Thus, we cultivate intelligence with the help of education. Intelligence is the capacity to think freely. मतलब कहने का मतलब है कि जब हम छोटे थे तो इन सारी चीजों को हमने देखा था, बट जैसे ही हम बड़े हुए तो हमें बस एक ही चीज हमारे दिमाग में डाली गई कि वो है जॉब, हमको लेनी ही लेनी है। और छोटा बड़ा हर एक इंसान जिसकी कैपेबिलिटी उस तरह की नहीं है, वो भी जॉब की होड़ में लग चुका है। सो यहाँ वही कह रहे हैं कि विदाउट फियर, विदाउट अ फॉर्मूला। अब हमें ये समझना होगा कि हमारे एजुकेशन का थीम क्या है। So that we begin the discover for ourselves what is real and what is true. Anyone who is gripped with fear will never be intelligent. अगर किसी के अंदर डर है तो वो कभी भी इंटेलिजेंट उसको नहीं कहा जाएगा। Most of us have fear in one from another. Where there is a fear, there is intelligence. If there is fear, there is no intelligence. अगर जहां पर डर है वहां बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं है। Thus, what education should do
should do is help us understand the need of the freedom. इसलिए हमें समझना होगा कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमारे पास में एजुकेशन है, तो हमें ये फ्रीडम का थीम समझना होगा कि हम जो चाहें हम वो करें, हम एक दूसरे को कॉपी ना करें। कहने का मतलब यही है। सो अनलेस वी आर फ्री, जब तक हम फ्री नहीं होंगे, विल नॉट अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लिविंग, तो हम जीविका की पूरी प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। सो व्हेन वी आर फ्री वी हैव नो फियर, वी डू नॉट इमिटेट बट वी डिस्कवर। हम लोगों का नकल नहीं करेंगे, हम चीजों को डिस्कवर करेंगे, चीजों को खोज करेंगे। अगर हम डरे हुए हैं तो फिर डर के आगे कोई जीत ही नहीं है। वो लाइन जो आप देखते हो एड में, वो गलत है। जब तक आप डर है आपके अंदर कि लोग क्या बोलेंगे, तब तक आपके पास में जीत का होना मुश्किल है। ठीक है, अब इसी पर क्वेश्चंस हैं, देखेंगे उसको। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फियर ऑन ह्यूमंस, यानी कि अगर लोग डरे हुए होते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। वी अंडरस्टैंड लाइफ इज ग्रेट मिस्ट्री, जब तक डरे हैं तो मिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। वी आर नॉट एबल टू डेवलप आवर इंटेलिजेंस, जी हाँ, जब तक हम डरे हैं तब तक हम अपने इंटेलिजेंस को, यानी अपनी बुद्धिमत्ता को हम बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी उसको विकसित नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक अस रियलाइज द नीड ऑफ फ्रीडम। एजुकेशन का जरूरी क्या है, क्या रियलाइज कराना जरूरी है? फ्रीडम का रियलाइज कराना जरूरी है, स्वतंत्रता का रियलाइज कराना जरूरी है। ये नहीं जरूरी है कि हम एक दूसरे को कॉपी करके वही सेम चीजें करें जो आगे के पीछे के लोग करते हुए आए हैं। अपना खुद का, अपना सिनेरियो डेवलप करना, अपनी खुद की चीजों को बनाना, ये हमारा एजुकेशन का क्या होना चाहिए, थीम होना चाहिए। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन वी आर यंग वी शुड सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, स्टडी एंड गेट अ डिग्री, ट्राई फॉर अ गुड जॉब, स्टडी साइंस। बिल्कुल नहीं, वो चीजें केवल जॉब लेना, केवल ये सब करना, वो सब नहीं है। सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि जीवन का मतलब क्या है, आखिर हम जीवन क्यों हमको मिला और हमें इसको जीना कैसे है। क्या हमें लोगों को कॉपी करके जीना है? बिल्कुल नहीं। तो सीक द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं। एजुकेशन हेल्प अस रियलाइज द वे टू डेवलप आवर करियर, नीड फॉर गुड हेल्थ, मीनिंग ऑफ फियर, नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम। तो क्या हो जाएगा, नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम। यानी एजुकेशन तो हमें सिखाता है कि हमें जीना कैसे है, हमें कैसे खुद को, अपने आप को लोगों से भिन्न बनाना है। लेकिन हम लोगों ने एक ही एजुकेशन लिया है और उस एजुकेशन में हमने यही सीखा है कि हम सब एक जैसे हैं और हम सभी को एक जैसा, कोई छोटा है कोई बड़ा है, यानी कि किसी की क्षमता हाथी के जैसी है, किसी की क्षमता जो है मछली के जैसी है, किसी की क्षमता जो है कछुए जैसी है, किसी की खरगोश जैसी है। तो वहां पर क्या है ना कि लोगों को बस एक ही काम करने को सौंपा गया है और वो एक ही काम कर रहे हैं, वो क्षमता अपनी नहीं देख रहे हैं, बस एक ही काम में होड़ में लगे हुए हैं। कोई जीत पा रहा है, कोई हार जा रहा है, और जो हार जा रहा है वो अपने आप को बेवकूफ समझ रहा है। तो कहने का सेंस है कि अब हमें क्या है, फ्रीडम, नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम को समझना है कि हम जो चाहें हम वो करें। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। लास्ट का क्वेश्चन कहता है गाइस, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में हमने पढ़ा है? ये पैसेज हमने, नो डाउट हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो गाइस आज हमने कुल 25 क्वेश्चंस किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और पहली बार अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है वीडियो में, फर्स्ट जब मैंने वीडियो स्टार्ट की, बिगिनिंग में मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल का कंप्लीट कोर्स हमारे वेबसाइट, जिसका नाम क्या है, mobilepathsala.com है। आप वहां से कोर्सेज को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं और यानी कि कंप्लीट न्यू पैटर्न पे हमारे सारे कोर्सेज बेस्ड हैं। तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आगे की तैयारी करने में। और आप कोर्सेज को एक्सेस करिए। साथ ही साथ मोबाइल पाठशाला का जो एप्लीकेशन है गाइस, जिसका नाम है मोबाइल पाठशाला, जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां पर एप्लीकेशन का नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहां से जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गाइस तो आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, जो आपकी स्पीड को रैपिड करने में काफी हेल्प करेगा। तो आप जरूर ये सब करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिएगा, जरूर आपको आंसर मिलेगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।